Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Again we are with the lecture number 5 on Earth, Planetary and Atmospheric Science paper. That is for the CSI 2020 question paper. We are discussing on the part B section. So this is belong to subject section, and here we are going to attend 35 questions out of 50 questions, which carries 2 marks each, and there is a negative mark of 0.5. Okay. So this is lecture 5. So let us begin this lecture 5. So the first question you are seeing here, it is asking about which of the following is true for disconformity. Okay. So disconformity के बारे में पूछा है, समझ में आ रहा है? तो डिसकन्फर्मिटी जानने से पहले आपको ये टर्म जानने की जरूरत है. What is unconformities? Okay. So if you know the unconformities, then only you can go for disconformity. So ये unconformity होता क्या है? So unconformity are technically the gaps in the geological records that may indicate episodes of crustal deformation, erosion, sea level variations. Okay, they are featured of a stratified rock and are therefore usually found in a sediments but may also occur in stratified volcanics. ठीक है, तो इसका एग्जांपल कैसे दिखाता हूँ. देखो, ये एक रॉक है. ठीक है, यहाँ पे एक टाइप का रॉक है, यहाँ पे एक दूसरे टाइप का रॉक है, इसके बाद एक अलग टाइप का रॉक है. ठीक है, अचानक से क्या होगा कि इरोजन की वजह से यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए होंगे. लाइक दिस काइंड ऑफ डिपॉजिट विल बी देयर. सो इट क्रिएट्स ए गैप. ठीक है, यहाँ पे जैसे होना चाहिए था एक एपिसोड ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक, it is not there, so it creates a gap here. Okay, so due to this gaps, what we would do, we have actually three types of what unconformity. Unconformities are of three types. The first one is the angular unconformity. So एक angular unconformity क्या होता है? Where an older package of sediments, ठीक है, बहुत पुराना सेडिमेंट होगा, has been tilted, truncated by erosion. मतलब क्या है कि एक रॉक के अंदर कोई पुराना रॉक जो है वो क्या हुआ है, घुस गया है, ट्रंकेट कर गया, उसके अंदर चला गया है, इस तरीके से उसके अंदर चला गया. ये रॉक का सीक्वेंस है, इसके अंदर कोई एक पुराना रॉक ऐसे आके अंदर घुस गया है, ट्रंकेट कर गया है. सो ट्रंकेटेड देन and then a younger package of sediment was deposited on this erosion surface. फिर क्या हुआ, ये यंगर पैकेज उसके ऊपर आ गया है. एक सरफेस है, उस पर कोई ओल्डर जो इरोजन के ओल्डर जो सेडिमेंट्स हैं वो आ गए हैं इरोजन की वजह से. उसके ऊपर क्या हुआ है, तुम्हारा कोई नया टाइप ऑफ रॉक जो है उसके ऊपर डिपोजिट हो गया है. तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर अनकन्फर्मिटी. सेकेंड पॉइंट में जो आता है दैट इज डिसकन्फर्मिटी, जिसको हमने क्वेश्चन में पढ़ना है. तो डिसकन्फर्मिटी में क्या डिफरेंस है? डिसकन्फर्मिटीज आर द इरोजन सरफेस बट द टू पैकेज ऑफ सेडिमेंट्स बिटवीन द टू पैकेज ऑफ सेडिमेंट, यहाँ पे दो पैकेज ऑफ सेडिमेंट्स है उनके बीच में लाई करता है. बट द लोअर पैकेज ऑफ सेडिमेंट वाज नॉट टिल्टेड प्रायर टू द डिपोजिशन ऑफ द अपर सेडिमेंट पैकेज. ठीक है, लोअर पैकेज जो है वो डिपोजिटेड नहीं है प्रायर टू अपर पैकेज ऑफ सेडिमेंट्स के. तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो हमारे लेयर्स होंगे, ठीक है, वो टिल्टेड नहीं होंगे. ओके, तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में पहला जो ऑप्शन बोलता है ए गैप इन ए जियोलॉजिकल रिकॉर्ड बाउंडेड बिलो बाय इग्नियस रॉक एंड बाउंडेड अबव बाय सेडिमेंट्री रॉक. तो ये जरूरी नहीं है कि इग्नियस एंड सेडिमेंट्री हो, यहाँ पे ये सब जरूरी नहीं है. ठीक है, सेकंड थिंग क्या बोला है, ए सीक्वेंस ऑफ रॉक्स दैट डज नॉट कंटेन एनी गैप इन द जियोलॉजिकल. ये तो होगा ही नहीं भाई, बिकॉज इट इज अनकन्फर्मिटी, इसमें गैप तो जरूर होगा, गैप होना चाहिए. एनी does not contain any gap, it is a very very wrong statement. Okay, then it goes to a gap in the geological record where the strata below and above an erosional surface are horizontal. ठीक है,
तो स्ट्रैटा बिलो एंड अबव द इजनल सरफेस आर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल हम पढ़ रहे हैं, टिल्टेड नहीं होने का मीनिंग सिंपल सा है कि वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो आंसर इज ए गैप इन द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड वेयर द स्ट्रैटा बिलो एंड अबव आर हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो दो दो लेयर के बीच में है। ये एक लेयर होगा और ये एक लेयर होगा, इसके बीच में वो अनकन्फर्मिटी लाई कर रहा है, तो ये दोनों लेयर तो हॉरिजॉन्टल है, दीज आर हॉरिजॉन्टल लेयर। ओके, तो दिस इज द आंसर। थर्ड क्या बोला है, ए गैप इन द जियोलॉजिकल रिकॉर्ड बाउंडेड बिलो by tilted sedimentary rock and banded above by horizontal sedimentary strata, तो ये भी नहीं होगा, this is not happening. Okay, but एक third type of unconformity is also there, that is non-conformity. तो non-conformity क्या होता है, non-conformity are the unconformities that separates igneous and metamorphic rocks from the overlying sedimentary rock. ठीक है, तो ऊपर में सेडिमेंट्री रॉक होना चाहिए, ओके, एंड यहाँ पे इग्नियस रॉक होगा और मेटामॉर्फिक होगा। ठीक है, ऊपर में सेडिमेंट्री रॉक होगा, नीचे इग्नियस तुम्हारा और मेटामॉर्फिक रॉक होने की पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऊपर में एबव, इसके एबव जो होगा सेडिमेंट्री रॉक होगा। दे यूजुअली इंडिकेट दैट ए लॉन्ग पीरियड ऑफ इरोजन ऑकर प्रायर टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। मतलब क्या है, जहाँ पे नॉन कन्फर्मिटी ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे बहुत समय तक इरोजन हुआ है, डिपोजिशन नहीं हुआ है सेडिमेंट्स का। ठीक है, तो आपको मिट्टी जो है कुछ काफ़ी खुरदरा दिखेगा, ठीक है, काफ़ी टूटा फूटा दिखेगा, क्योंकि उसमें सीमेंटिंग नहीं हुई है, मतलब लेयर बाय लेयर आपका सॉयल का अच्छे से दबा नहीं है। ठीक है, सपाट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस रीजन को हम नॉन कन्फर्मिटीज जोन्स में भी पता कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा तो जो था, हमारा आंसर दैट वाज द गैप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जहाँ पे होना था, क्योंकि ये एंगुलर अनकन्फर्मिटी शो नहीं कर रहा है, ये डिसकन्फर्मिटी शो कर रहा है, और डिसकन्फर्मिटी में टिल्टेड नहीं होता है, नॉट टिल्टेड, ये वर्ड, दिस वर्ड वाज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टिल्टेड। आ गया समझ में? आगे चलते हैं। Oh, this is the figurative view. So here you can see this is angular unconformity. तो angular unconformity में आप देख सकते हो ये जो sedimentary rocks forms and then are tilted and eroded and new sedimentary rocks layer laid down on the top. ठीक है, tilted है, angle wise tilted हो गया है। Unconformity में क्या हो रहा है, sedimentary rocks forms and then eroded, new sedimentary rock are laid down on the eroded surface. तो यहाँ पे टेक्निकली हुआ नहीं है, क्या हुआ है, ऊपर का सरफेस ही बस इरोड हुआ है, इतना पोर्शन इरोड हो गया है। ठीक है, फिर अगेन एक लेयर बन गया है सेडिमेंट्री का, तो ये दोनों सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गए, इसलिए टॉप एंड बिलो जो है वो हॉरिजॉन्टल होंगे डिसकन्फर्मिटी में। पैरा कन्फर्मिटी में क्या हो रहा है कि सेडिमेंट रॉक्स फॉर्म्स with invisible gap in time between due to the erosion of older unit और non deposition। ठीक है, यहाँ पे गैप्स है, बस गैप्स है, खाली इलाका है, कोई डिपोजिशन नहीं है, दिस इज वॉइड। ओके, दिस रीजन इज वॉइड, टेक्निकली यहाँ पे वॉइड है, ये वॉइड है, नॉन डिपोजिशन होगा या तो कोई ओल्डर रॉक यहाँ पे मौजूद होगा, तो ये पैरा कन्फर्मिटी है। नॉन कन्फर्मिटी का मीनिंग समझ में आ रहा है, नॉन सेडिमेंट रॉक्स फॉर्म्स एंड मे नॉट बी इरोडेड देन सेडिमेंट्री रॉक आर लेड डाउन ऑन द टॉप। तो सेडिमेंट्री रॉक ऊपर आ गया है, जबकि नीचे में क्या है, नॉन सेडिमेंट्री रॉक होगा, तब ये नॉन कन्फर्मिटी बोला जाएगा। तो 1 2 3 एंड 4 आर गेटिंग ऑल द थिंग्स। ठीक है, ये डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी, एग्जाम्स के वक्त आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा हो। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, इन द इंटीरियर ऑफ इन अर्थ इंटीरियर द इंक्रीज ऑफ पी वेव वेलोसिटी एट 670 किलोमीटर डिसकंटिन्यूटी इज कॉज्ड बाय द फेज ट्रांजिशन फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहानी अगर पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं मेंटल की, क्योंकि 670 किलोमीटर में मेंटल की कहानी आ जाती है। ओके, तो 670 किलोमीटर पे क्या है, 670 किलोमीटर पे सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी मौजूद है।
एंड वाई द सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि आपको यहाँ पे जो सेस्मिक वेव्स होंगे उनमें कुछ चेंजेस दिखेगा। पी एंड एस वेव है तो उन वेव्स में कुछ चेंजेस दिखेगा। तो इस जगह पे होता क्या है, बिलो द लो वेलोसिटी जोन देयर आर कपल ऑफ सेस्मिक डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है, तो लो वेलोसिटी जोन कहाँ पे होगा, जहां पे आप सपोज करो कि एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर खत्म हो रहा है, तो एस्थेनोस्फीयर जहाँ पे खत्म हो रहा होगा वहां पे आपको क्या दिख रहा होगा, लिक्विड जोन्स, बहुत हाई लिक्विड जोन्स का वहां पे आने की पॉसिबिलिटी है। तो वहां पे जो एस वेव्स है, सीयर वेव्स, वो तो मूव करेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उसको एक सीयर फोर्स चाहिए, ठीक है, सीयर मीडियम चाहिए। एस वेव्स कैन नॉट मूव इन लिक्विड। ठीक है, तो ड्यू टू दैट एस वेव्स क्या होता है कि वो वहां पे क्या होता है, वहां पे सेस्मिक डिसकंटिन्यूस ज्यादा दिखते हैं एस्ट्रोनोस्फियर से जब वो लोअर मेंटल की ओर जा रहा होता है, ठीक है, अपर मेंटल क्रॉस करते हुए। तो एट विच द सेस्मिक वेलोसिटी इंक्रीजेस, यहाँ पे क्या होता है कि सेस्मिक डिसकंटिन्यूटीज में पहले एस्ट्रोनोस्फियर से तो डिक्रीज हो गया, बट जैसे ही वो अपर मेंटल से लोअर मेंटल की तरफ जाएगा उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, लोअर मेंटल की तरफ डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि जितना ही आप नीचे जाते हो उतनी डेंसिटी बढ़ती है। ओके, तो अपर मेंटल तो लिक्विड हुआ, एस्थेनोस्फीयर का नीचे वाला जो पोर्शन है वो लिक्विड रहा, तो वहां पे सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी दिखा। बट जैसे ही सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी के बाद क्रॉस कर रहा है हमारा सिस्मिक वेव, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि वहां पे अगेन देयर वी आर गेटिंग सॉलिड मटेरियल। ठीक है, लिक्विड फेज से अगेन हम लोग सॉलिड मटेरियल में जा रहे हैं, मतलब इस रीजन से आप इस रीजन की तरफ जब जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको लिक्विडिटी दिख रही है, इस पोर्शंस में आपको लिक्विडिटी दिख रहा होगा, पर नीचे की तरफ जाओगे तो आपकी सॉलिडनेस बढ़ेगी, क्योंकि लोअर मेंटल में डेंसिटी बढ़ रही है। ओके, तो ये बात समझ में आ रहा है। देन क्या हो रहा है कि थियोरेटिकली एनालाइजिंग एंड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट शोज दैट एट दिस डेप्थ अल्ट्रामैफिक सिलिकेट विल चेंज फेज। ठीक है, अल्ट्रामैफिक का मीनिंग क्या होता है, इसमें आयरन एंड मैग्नीशियम सिलिकेट्स बहुत ज़्यादा होंगे। आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट्स, टिपिकल एग्जांपल इसका क्या है, ओलिविन है। ठीक है, अभी आप फॉर्मूला जाके पढ़ो ओलिविन क्या है क्या नहीं है, वो मैं आपको समझाना नहीं चाहता हूँ। अब मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, अल्ट्रामैफिक का मीनिंग होता है आयरन एंड मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज करेंगे फेज फ्रॉम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ ओलिविन टू टाइटर पैकिंग स्ट्रक्चर्स में जाएंगे। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी एट अराउंड 670 किलोमीटर डेप्थ इज पर्टिकुलरली डिस्टिंक्ट। यहाँ पे थोड़ा डिस्टिंक्ट दिखता है, क्योंकि ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल की बाउंड्री को दर्शा रहा है। कौन, 670 किलोमीटर जो है, दैट इज 670 किलोमीटर जो है अपर मेंटल लोअर मेंटल की बाउंड्री है। ओके, ये क्या होता है, ये चेंज करता है किससे, गार्नेट स्ट्रक्चर से पेरूस्काइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज होता है, which remains stable at the base of the mantle। ठीक है, पेरूस्काइट जो है उसका फॉर्मूला जो है वो ओलिविन की तरह है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ओलिविन टू पेरूस्काइट, ये तो होगा नहीं, क्योंकि सेम केमिकल कंपोजिशन है, तो इतना भी सेम केमिकल कंपोजिशन वो शो नहीं करेगा। इतना तो समझ में आ रहा है तुमको। ठीक है, दूसरा उसने क्या बोला कि गार्नेट स्ट्रक्चर से पेरूसाइट स्ट्रक्चर में वो चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है दैट इज गार्नेट टू पेरूस्काइट। ठीक है, तो द 670 किलोमीटर डिस्कंटिन्यूटी इज थॉट टू रिप्रेजेंट ए मेजर बाउंड्री सेपरेटिंग लेस डेंसर अपर मेंटल फ्रॉम ए क्या, हाईली डेंस लोअर मेंटल। ठीक है, डेंसिटी कम होने का सिंपल सा मीनिंग है कि उसमें क्या, लिक्विडिटी रहेगी। तो यहाँ पे जब अपर मेंटल से लोअर मेंटल की तरफ जाएगा तो यहाँ पे लिक्विडिटी रहेगी, तो लिक्विडिटी के बाद वो जब सॉलिडिटी पे घुस रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो डेफिनेटली इंक्रीज करेगी, इसमें नई बात नहीं है। बट किस वजह से होता है वो जानने की जरूरत है। क्या था रीजन, कि इसमें जो अल्ट्रामैफिक सिलिकेट्स थे, जो कि आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट्स थे, वो अपना स्ट्रक्चर बदल रहे थे, फेज बदल रहे थे। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बदल रहे थे, इसके वजह से गार्नेट टू पेरिसोइट स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो रहे थे, और उस वजह से उनकी
सॉलिडिटी बढ़ रही थी और दे आर गिविंग राइज टू व्हाट, योर पी वेव वेलोसिटी हायर। ठीक है, समझ में आ गया। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्रीज approximately represents the great oxidation event, ठीक है, in the earth's history। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या था, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ओके, तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हुआ क्या है, सबसे पहले आर्कियन था। आर्कियन टाइम में होता क्या है, देखो प्री कैम्ब्रियन में दो डिवीजन है, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक। ठीक है, अब ये प्री कैम्ब्रियन का मीनिंग क्या होता है, ये कैम्ब्रियन से पहले। तो आर्कियन में था क्या, यहाँ पे ओल्डेस्ट रॉक मिलते थे। ठीक है, उस समय में वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा होता था, बट धीरे धीरे फिर ओशन का फॉर्मेशन हुआ। ओशन के फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ कि 2.3 बिलियन ईयर्स में तुम्हारा क्या हुआ, 2.3 बिलियन ईयर्स में सियानो बैक्टीरिया आया। ओके, सियानो बैक्टीरिया पैदा हुआ। तो 2.3 बिलियन ईयर्स एगो में सियानो बैक्टीरिया आया। ठीक है, मल्टी सेलुलर था, प्लस फोटोसिंथेसिस दिखाता था। ठीक है, मल्टी सेलुलर था प्लस फोटोसिंथेसिस दिखाता था। इस वजह से क्या हुआ कि उसने ऑक्सीजन रिलीज किया। तो ऑक्सीजन रिलीज करने की वजह से क्या हुआ, तुम्हारा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, जिस वजह से ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट की शुरुआत हो गई। तो फोटोसिंथेटिक लाइफ जो है वो भरपूर रूप से फिर बढ़ने लगा इस सीजन में। तो यही है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी। ओके, तो जो तुम्हारे ऑक्सीजन ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रह नहीं पा रहे थे वो ऑर्गेनिज्म, उन सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ शुरू हो गई थी। ठीक है, ऑक्सीजन के आने की वजह से, और फिर उन सारे ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ हुआ जो ऑक्सीजन चाहते थे। ठीक है, तो इसका जो मेन पीरियड है तुम देख सकते हो, ये प्रोटेरोजोइक है और ये आर्कियन है। ठीक है, तो यहीं से तुम्हारा ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट स्टार्ट हुआ है, तो इसका आंसर वाज आर्कियन प्रोटेरोजोइक टाइम। ठीक है, बहुत सिंपल था, बस थोड़ा याद रखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, और उसमें कौन कौन से इवेंट्स हुए थे ये याद रखो, और मास एक्सटिंक्शन वगैरह क्या क्या हुआ था ये थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ तो दो क्वेश्चन तो बना लोगे यार, वेरी सिंपल। ठीक है, एंड डोंट मिस दिस क्वेश्चंस, दिस आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। इफ यू आर गोइंग टू मिस दिस क्वेश्चंस यू आर रियली एट ए गेट लॉस। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे के क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्ले मिनरल्स इज डिवॉइड ऑफ आयरन। ओके, अमूमन इसका क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखो तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमको केमिकल वेदरिंग में सबसे पहले जो चीज़ पढ़ाया जाता है वो केवलिनाइट पढ़ाया जाता है। तो अगर आप केवलिनाइट का बेसिक फॉर्मूला जानते हो, Al2Si2O5OH4, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो आप यहीं से आंसर बना दोगे, इसका आंसर यही है। सिलिकेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो अपना केवलिनाइट होता है, आपका आंसर यहीं से बन जाएगा, आपको जानने की और कुछ जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्ले मिनरल्स डिवॉइड ऑफ आयरन का सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल था, वो था केवलिनाइट। ओके, तो केवलिनाइट है क्या एक्चुअली में, केवलिनाइट एक क्ले मिनरल है जो कि फॉर्म होता है आफ्टर दी व्हाट, आफ्टर द केमिकल वेदरिंग ऑफ फ्लेड्सपार। ओके, अब फ्लेड्सपार क्या है, फ्लेड्सपार सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मिनरल है, कहाँ पे, अर्थ के क्रस्ट पे सबसे पाया जाने वाला मिनरल कौन सा है, फ्लेड्सपार है। कंटिनेंटल क्रस्ट में सबसे ज़्यादा वही मिलता है। समझ में आया। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे क्लोराइड की बात करते हैं। तो क्लोराइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे मैग्नीशियम एंड आयरन है, यहाँ आयरन है। ठीक है, ग्लूकोनाइट में भी है, ग्लूकोनाइट तो इसको हम ग्रीनिश है, ये ग्रीनिश इन कलर है, ग्लूकोनाइट जो होता है वो ग्रीनिश इन कलर होता है, और इसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, आयरन कंटेनिंग मिनरल होता है ये, आयरन कंटेनिंग मिनरल है। ओके, आयरन कंटेनिंग मिनरल है। और चैमोसाइट जो है ये क्लोराइड का एंड मेंबर है, ये एंड मेंबर ऑफ क्लोराइड है, तो इसमें तो आयरन होगा ही होगा, कंफर्म है।
ओके, समझ में आ रहा है? तो एन मेंबर ऑफ क्लोराइड जो है वो तुम्हारा चेमोसाइट है, तो ये भी आंसर में आएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके, तो इसमें और कुछ नहीं समझाऊंगा, इसमें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या समझा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ही इज आस्किंग अबाउट प्री-कैम्ब्रियन रॉक्स आर एक्सपोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन। प्री-कैम्ब्रियन रॉक्स आर एक्सपोज्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। समझ में आ रहा है? तो देखो, सिंपल सी बात है, आप यहाँ फिगर देखो। ओके, तो यहाँ पे आप जब फिगर देखते हो, यहाँ पे क्या दिखता है आपको? ये वाला क्या रीजन है? ये है ट्रांस हिमालयन पाकिस्तान हिमालयन ओरिजिन आर्कान योमा म्यांमार बेल्ट। ये सब इसमें है। जहां जहां पे आपका माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस हुआ है, जैसे कि ट्रांस हिमालयन रीजन हुआ, जो हिमालय का पूरा बेल्ट है, जिसमें सिक्किम, यूपी का अपर बॉर्डर, ठीक है, उत्तराखंड, आपका हिमाचल, आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये सब रीजन आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, म्यांमार रीजन आ रहा है। ये सब ट्रांस हिमालयन रीजन में आ रहा है। ठीक है, फिर म्यांमार का जो अरकान हिल्स है वो भी ट्रांस हिमालयन रीजन में आ रहा है। फिर पाकिस्तान का ये वाला रीजन भी आपका किस रीजन में आ रहा है? ये आपका जो आपका क्या बोले तो ये रिसेंट वाला माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस जो है उस रीजन में आ रहा है। क्यों? ये क्यों हुआ था? क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में जाके टकराया था वो एशियन प्लेट में, तब जाके ये हुआ था। कौन सा? ये जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। इतना तो आपको पता है, ये कहानी आपको पता है। आगे चलते हैं। फिर क्या बोलता है कि इसके बाद आता है हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन। ये जो रीजन है, दिस इज सेनोजोइक पीरियड का है। ये सेनोजोइक पीरियड का है, रिसेंट पीरियड का है, सेनोजोइक का है। और इसमें क्या है? इंडो गैंगेटिक प्लेन रीजन है ये। यहाँ पे ये गैंगेस बहते हैं। ठीक है, गंगा रिवर का स्ट्रेच है ये। इतना समझ में आ रहा है? गंगा रिवर है या तो ब्रह्मपुत्र है, समझ में आ रहा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का रीजन है ये। तो ये तो कभी भी नहीं होगा। दिस रीजन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज प्री कैम्ब्रियन, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन हमने पढ़ा बहुत पुराना है, बहुत पुराना जगह है। ठीक है, ये बात आती है। फिर बात करते हैं हम क्या? पोस्ट आर्कियन जियोलॉजिकल यूनिट्स। ठीक है, तो पोस्ट आर्कियन जियोलॉजिकल यूनिट्स मतलब क्या है? हमने पढ़ा कि प्री कैम्ब्रियन डिवाइड हुआ है आर्कियन प्लस प्रोटेरोजोइक। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आर्कियन प्लस प्रोटेरोजोइक में है कौन? हमारा प्री कैम्ब्रियन। तो जो पोस्ट आर्कियन जियोलॉजिकल यूनिट्स होगा या आर्कियन इंडियन क्रैटन्स होंगे, वो दोनों ही किस में लाई करेंगे? वो दोनों ही हमारे किस में लाई करेंगे? प्री कैम्ब्रियन रॉक्स में लाई करेंगे। इतना तो तुमको समझ में आता है। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या है कि दिल्ली वाला जो रीजन है, ठीक है, इन दिल्ली वी आर सीइंग अरावली रेंज। ठीक है, तो अरावली रेंज में बहुत सारे ऐसे जो माउंटेन्स हैं वो एक्सपोज्ड हैं। ठीक है, बहुत सारे रॉक्स जो है वो एक्सपोज्ड हैं दिल्ली रीजन में। ठीक है, वहां पे प्री कैम्ब्रियन रॉक्स जो है वो ज्यादा दिखते हैं, बट बम्बे में वैसे नहीं दिखते हैं। बॉम्बे जब डाउनस्ट्रीम में चले जाए तो वहां पे नहीं दिखते हैं। देखो, लखनऊ एंड भुज तो पहले ही आउट हो गया। भुज भी हमारा सेनोजोइक जोन में आ रहा है और लखनऊ जो है वो इंडो गैंगेटिक जोन में आ रहा है, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं आंसर। बट ऑफ कोर्स बॉम्बे और दिल्ली में अगर आप चीज बात करो तो दिल्ली में क्या होता है कि अरावली रेंज ज्यादा एक्सपोज्ड दिखता है, क्योंकि वहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से वहां पे जो है जो राइज किया है हमारा रॉक्स, वो ज्यादा दिखता है एज कम्पेयर टू बॉम्बे। तो उसका आंसर जो था वो टेक्निकली दिल्ली था। ठीक है, आंसर वाज दिल्ली, नॉट द लखनऊ, नॉट द भुज। ठीक है, बम्बई तो होगा ही नहीं आंसर। ठीक है, इतना तुमको समझ में आ रहा है? आ गया समझ में? तो दिस वाज आवर लेक्चर, टुडेज लेक्चर ऑन द सेक्शन बी। एंड आई होप कि ये वाला लेक्चर भी आपको खूब पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट। और कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लो, क्योंकि कल एग्जाम है। और कोई भी चीज़ हो तो कमेंट बॉक्स में यू कैन राइट इट फॉर योर clarification, any kind of clarification. I hope have a nice day and all the best for the exam.